चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में हमारा यूनियन टेरिटोरी रह गया था और हमारा बताना रह गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के बारे में। तो आइए आज हम बात करते हैं कि इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। और इंडिया में टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या होता है? ये राज्य नहीं होते हैं, ये राज्य नहीं होते हैं। राज्य जो होते हैं, स्टेट, वो होते हैं बड़े, और ये साइज में ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? यूटी। यूटी मतलब केंद्र, केंद्र शासित राज्य। केंद्र मतलब यूनियन। यूनियन टेरिटरीज वो होते हैं जिनको कि यूनियन, जो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनके लॉ कौन बनाता है? इनके लिए लॉ बनाता है पार्लियामेंट। लेकिन वो लॉ इम्प्लीमेंट कौन करता है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है जो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाता है जो स्टेट पर एप्लीकेबल होता है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। उसी तरह यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के लिए लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। देखिए, a union territory is a type of division in the Republic of India, unlike the states of India, which have their own government। जैसे कि स्टेट में उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पार्लियामेंट होता है जो इनके लॉ बनाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है। तो यूनियन टेरिटरीज भी 3 टाइप्स की होती हैं। पहले जान लेते हैं कौन कौन सी है यूनियन टेरिटरीज। एक है अंडमान निकोबार आइलैंड, एक है चंडीगढ़, एक है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड, जैसे मैंने आपको बताया था, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों एक हो गए थे। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। पुडुचेरी को हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8। फिर इन 8 को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये देखिए इंडिया के मैप के ऊपर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर था, उसको क्या बना दिया था? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 1, 2, चंडीगढ़ यहाँ पे 3। नेशनल कैपिटल टेरिटरी, देखिए दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली को हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोलते हैं। दिल्ली को क्या बोलते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। आपने देखा होगा जैसे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो ऐसे दिल्ली में ऐसा नहीं लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक। एक यहाँ पे है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5 और 3 यहाँ पे लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखिए यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं। ये ऐसे कई आइलैंड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके कई सारे आइलैंड जो हैं वो मिलकर क्या बनते हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑफिशियली called Government of the National Capital Territory of Delhi, National Capital Territory of Delhi, GNCTD शॉर्ट फॉर्म में। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे क्या है? हाँ, पहले बात कर लेते फिर यहाँ पे आते हैं।
जैसा कि मैंने बताया आपको, यूनियन टेरिटरीज कितने टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की। पहली है जहाँ पे उनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि उनका विधानसभा भी है, प्लस वहाँ पे क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या है वहाँ पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एक है जहाँ पे है लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक है जहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन होता है? ये होता है IAS। देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गवर्नर, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। गवर्नर ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं स्टेट में। जैसे अगर यूपी है, यूपी एक पूर्ण स्टेट है, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नर होंगे। वहाँ पे कौन होगा? वहाँ पे होगा गवर्नर। लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं यूनियन टेरिटरी में। कहाँ पे होते हैं? यूनियन टेरिटरी में। जैसे कि जब पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा कोई बिल पास करते, जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं तब वो एक्ट बनता है। उसी तरह स्टेट में जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब भी कोई बिल पास करता है, तो जब गवर्नर साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, पूरा स्टेट है, तो यहाँ पे कौन है? गवर्नर। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते। ये कौन है? आनंदी बेन पटेल। ये जो है ये जो है, ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नर। कौन है ये? ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नर। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट में कौन होता है? गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको कौन अपॉइंट करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम कौन बताता है इनको कि किनको अपॉइंट कीजिए? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी एडवाइस देती है कि आप इस पर्सन को एज एन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर आप अपॉइंट कीजिए। ये फाइनल डिसीजन होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो चाहे तो करे या ना करे। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एडवाइस करता है कि आपको इनको करना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि सही है तो वो उसको अपॉइंट कर देते हैं। तो मैंने को क्या होता है यूनियन टेरिटरी को, एक तो होता है यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है, वहाँ पे कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एक होता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी IAS। और कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें ये होता है, किसी में ये है, किसी में ये, और वो कौन कौन से, आइए बात करते हैं उसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नर नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट प्लस पावर ऑफ CM। जहाँ भी स्टेट है वहाँ पर क्या होगा? गवर्नर। और सारी पावर किसके पास होती है? CM के पास होती है। तो CM भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सारे MLA बैठे हुए जो लोग बनाएंगे, वो जब गवर्नर साइन करेंगे तब वो एक्ट बनता है, उसके बाद वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे जैसे कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो ठीक है, नहीं तो सारी पावर किसके पास होती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है ज़्यादा पावर। यहाँ पे गवर्नर के पास कम पावर होती है, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज़्यादा पावर होती है। तो जो दिल्ली है, पौंडीचेरी या पुडुचेरी,
या जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनका विधानसभा भी, यहाँ पे चुनाव होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए के यहाँ पे चुनाव होते हैं। तो 3 यूटी ऐसे हैं जहाँ पे उनका अपना विधानसभा है, उनका अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। प्लस जैसे बताया कि यूनियन टेरिटरी में कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। यूनियन टेरिटरी में कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनियन टेरिटरी में कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, या फिर वहाँ पे कौन होगा, वहाँ पे होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर ये ऐसे हैं जहाँ पे इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है और सीएम भी है। लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार ये ऐसे हैं यहाँ पे इनका कोई विधानसभा नहीं, लेकिन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे क्या है, यूटी विद एडमिनिस्ट्रेटर नोट लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का एक आईएएस होना जरूरी है, और उसको भी प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है। देखिए, जब भी यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट क्या बनाएगा, ये बनाएगा लॉ, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्लस एडमिनिस्ट्रेटर ये लोग साथ में मिलके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है, इन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि इस पर्सन को अपॉइंट कीजिए। तो ये जो पर्सन है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर, इसको किसने बताया प्रेसिडेंट को कि आप इनको सिलेक्ट कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी ने बताया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे वही ये लोग करेंगे, जो मोदी जी कहेंगे वही ये लोग करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने इन लोगों को एक तरह से अपॉइंट किया है। तो पार्लियामेंट लोग बना दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर, या मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। अब आइए बात करते हैं कि इसके दोनों बारे में बता दें कि लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एलजी या एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। किसके कहने पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर कि आप इनको अपॉइंट कीजिए। तो एक तरह से इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये, लेकिन इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी। तो ये मोदी जी की बात मानेंगे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। वही बात करते हैं दिल्ली, पुडुचेरी, जेएंडके, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्लस सीएम यानी कि जिसमें अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो कैसे काम करता है। तो देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम ये होता है कि अपॉइंट सीएम। जैसे कि मैंने बताया था, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की। यहाँ पे मान लीजिए 100 सीट्स हैं, तो 60 आपकी हैं, 40 अदर्स की हैं। तो ये 60 किसकी, आप पार्टी की। तो चीफ मिनिस्टर किसके बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे आप पार्टी के। तो ये सारे जो एमएलए के जीते हुए हैं, ये डिसाइड करेंगे कि हम अरविंद जी को अपना सीएम बनाना चाहते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया। अब फाइनल इन्होंने डिसाइड कर लिया, फिर ये बोल देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि हम अरविंद जी को अपना सीएम बनाना चाहते हैं। तो ये उस पर साइन कर देंगे जो भी है अपना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीएम बन जाएंगे। फिर अरविंद केजरीवाल जी इन 60 में से कुछ एमएलए को क्या बना देंगे, मिनिस्टर बना देंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी डिपार्टमेंट है उसको संभालेंगे। तो ये जिनका नाम ले देंगे कि इस एमएलए को बनाना चाहता हूँ, लास्ट में ये साइन कर देंगे। ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप इसको क्यों बना रहे हो, इसको क्यों नहीं बना रहे हो, इस एमएलए को बनाइए, ऐसा नहीं है। इसको ये बोलेंगे, फाइनल कर देंगे, फिर ये साइन कर देंगे। तो ये अपॉइंट सीएम, उन लोग अपॉइंट करेंगे, फिर लास्ट में साइन कर देंगे। अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम एडवाइस, सीएम बोलेंगे इनको को बनाना है, फिर लास्ट में साइन कर देंगे। बिल पास करेंगे जब भी केजरीवाल
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलकर सब लोग, फिर लास्ट में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर अपना साइन कर देंगे, फिर वो क्या बन जाएगा, एक्ट। तो देखिए दिल्ली में ऐसा है, जैसे कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरीज है विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट ये क्या करती है, ये लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के मैटर पे क्या बना सकती है, लो बना सकती है। क्या नाम से लो, अभी बात करेंगे लिस्ट 2 लिस्ट 3 क्या होता है। तो मानिए ये बना सकते हैं, तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लिस्ट में मैटर है और जो कंकरेंट लिस्ट में जो मैटर उसके ऊपर लो बना सकती है, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है कंडीशन कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड एंड मैटर, इन 3 मैटर पर जो है वो लो नहीं बना सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन लो बना सकता है, पार्लियामेंट। तो यानी कि इनके अलावा किसी भी मैटर पर जब केजरीवाल जी लॉ बनाएंगे, गवर्नर साइन कर देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन इन मैटर पर केजरीवाल जी लॉ नहीं बना सकते। इसलिए आपने सुना होगा कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल जी के अंडर में नहीं आती है। उसको कौन कंट्रोल करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। किसके कहने पर, किसके एडवाइस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पर। ठीक, तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को कंट्रोल करती है और ये पुलिस को कंट्रोल करती है इन सारे मैटर्स को। तो कह सकते हैं इन मैटर को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि मोदी जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सारे मैटर पे ये लॉ बनाएंगे, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 के, एक्सेप्ट इन 3 मैटर्स के। आई होप आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में पता लग गया होगा। आइए मैं आपको एक बार मोबाइल में दिखा देता हूँ ये चीज़ें। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यहाँ पे देखिए कौन है। अभी मैंने आपको उत्तर प्रदेश का दिखाया था, वहाँ पे क्या लिखा होता है, गवर्नर। ये देखिए क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन है, गवर्नर। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी, ये हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। और चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, ये इनके बारे में लिखा हुआ है। बैक करते हैं और नीचे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ अपने बारे में होगा तो मैं, लोकल गवर्नमेंट जो मैंने आपको बता दिया था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया था। चीफ मिनिस्टर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों है वहाँ पे। वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली कितने मेंबर हैं, 70 एमएलए हैं टोटल वहाँ पर। ये देखिए मिनिस्टर्स कौन से, अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर, अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ये कौन है, मनीष सिसोदिया जी। ये इनके एजुकेशन मिनिस्टर भी है, ये है मनीष सिसोदिया जी। ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इनके पास ये डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर भी है वो। फिर यहाँ पे आतिशी जी हैं, ये इनका डिपार्टमेंट है। सत्येंद्र कुमार जैन, ये इनका डिपार्टमेंट है। देखिए हेल्थ, देखिए आपने नोटिस किया होगा कि सेंट्रल, जैसे कि
गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कुछ सेंट्रल होते हैं, कुछ स्टेट होते हैं। जो सेंट्रल होते हैं उनको मोदी जी के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कंट्रोल करते हैं। जो स्टेट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको कौन कंट्रोल करते हैं? स्टेट के जो मिनिस्टर हैं, यानी कि सत्येंद्र कुमार जैन जी जो हेल्थ मिनिस्टर है वो। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रल, एक स्टेट होता है। एक होता है लोकल, ठीक है, जहाँ पे छोटा मोटा होता है वहाँ पे लोकल अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है। तो ऐसा नहीं कि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ है तो सेंट्रल में रहेंगे। सेंट्रल का काम है सेंट्रल हॉस्पिटल के हेल्थ को, जो हॉस्पिटल उसको संभालना, और ये स्टेट के हेल्थ रिलेटेड जो हॉस्पिटल है उससे रिलेटेड ये संभालते हैं। ठीक है, तो ये साइड यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक ही लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट हेड स्टेट लाइक गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को कि आप इनको कीजिए, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द दिल्ली पुलिस रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है? ये अमित शाह जी के पास है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्टर है। ठीक, तो ये दिल्ली पुलिस ये किसको रिपोर्ट करेगी? ये होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेगी, ना कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी कि केजरीवाल जी को रिपोर्ट नहीं करेंगी, ये करेंगे सीधा होम मिनिस्टर को जो सेंट्रल में बैठे हैं। लेकिन जो यूपी पुलिस है वो किसको रिपोर्ट करेगी? वो योगी जी को करेगी, क्योंकि यूपी एक पूरा स्टेट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको मैंने बता दिया यूनियन टेरिटरी क्या होता है, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन कैसे कंट्रोल करता है। अब आइए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के बारे में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बोलते हैं, इसका आर्टिकल नंबर 245, कौन सा? आर्टिकल नंबर 245, ये अब याद कर लीजिएगा। इसका आर्टिकल नंबर 245 क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि पूरे इंडिया पर या इंडिया के किसी भी पार्ट पर, इंडिया के किसी भी पार्ट पर लॉ बना सकता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। यानी कि वो पूरे स्टेट या स्टेट किसी एक पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। तो यहाँ से पावर मिलती है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बनाने की। सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून इम्प्लीमेंट करेगी। जब पार्लियामेंट कोई कानून बना देगा तो उसको
इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जैसे मैंने को बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर इसको फर्दर 3 लेवल पर डिवाइड करता है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट। सेंट्रल पर कौन है? पार्लियामेंट। ये जो लॉ बनाएगा पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या बनाएगा? लॉ जो पूरे स्टेट या किसी स्टेट के पार्ट के लिए बना सकता है, लेकिन इसने बना दिया। यानी कि केजरीवाल जी 100 MLA के साथ 60 उनके 40 अपोजिशन, उन्होंने सबने मिलकर एक लॉ बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसको? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं प्लस CM, वो सब मिलकर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देख रेख सब वो करेंगे कि इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून इम्प्लीमेंट करेगी, और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट कानून इम्प्लीमेंट करेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। फिर देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट इंडिया के लॉ बनाएगा, हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने स्टेट के लॉ बनाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो कि कौन किस मुद्दे पर लॉ बनाएगा। हो सकता है ये भी बोलेंगे मैं भी इनकम टैक्स पे लॉ बनाऊंगा, ये बोलेंगे मैं भी इनकम टैक्स पे, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक आर्टिकल 246 बनाया। एक आर्टिकल 246 बनाया। पहले क्या बनाया था? पहले आर्टिकल नंबर बनाया था 245, जिसने पावर दिया कि आप दोनों लॉ बनाएंगे। यहाँ पे ये लोग हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि आप दोनों लॉ बनाएंगे। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 246। इस आर्टिकल नंबर को भी आप याद कर लेना। और कहा पार्लियामेंट तुम लिस्ट 1 के मैटर पर कानून बनाओगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप लिस्ट 2 के मैटर पे लॉ बनाओगे। ये लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 क्या है? तो देखिए, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लड़ाई ना करें कि कौन किस मैटर पर कानून बनाएगा, इसके लिए आर्टिकल 246 बनाया। ठीक है, और पावर को डिवाइड कर दिया, यानी कि मैटर को जो है वो डिवाइड कर दिया। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैटर को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? उसने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल बनाया। क्या बनाया? एक शेड्यूल बनाया। कौन सा शेड्यूल बनाया? 7th शेड्यूल। कौन सा बनाया? 7th शेड्यूल, जिसमें कितने लिस्ट हैं? लिस्ट 1, लिस्ट 2 और एक ये लिस्ट 3। लिस्ट 1 को हम क्या नाम देते हैं? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को नाम देते हैं स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 को नाम देते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो वही तक हमने क्या बात किया? आर्टिकल 245 बोला कि पार्लियामेंट आप और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप लॉ बना सकते हो। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 246 बनाया। उसमें एक 7th शेड्यूल बनाया, उसमें 3 लिस्ट बनाई, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। और इसमें क्या किया? मैटर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि आप दोनों, कि आप लिस्ट 1 के मैटर पे लॉ बनाओगे, आप लिस्ट 2 के मैटर पे बनाओगे। अब बात आती है कि लिस्ट 3, इसमें कौन से मैटर हैं? तो लिस्ट 3 में जो भी मैटर है, इसमें आप दोनों लॉ बना सकते हो। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप दोनों लॉ बना सकते हो। अभी बात करते हैं हर एक लिस्ट के बारे में। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट 1 को यूनियन लिस्ट बोलते हैं। यहाँ जो भी मैटर्स है वहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, यहाँ पे जो भी मैटर्स है वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाएगा। यहाँ भी जो मैटर है, इसको हम कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे आप दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि लिस्ट 1 में कौन से मैटर है, लिस्ट 2 में कौन से मैटर है, और लिस्ट 3 यानी कि कंकरेंट लिस्ट में कौन से मैटर हैं।
लिस्ट वन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। लिस्ट टू को क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट। और लिस्ट थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट वन में जो भी मैटर है वो नेशनल मैटर है, और लिस्ट टू में जो भी मैटर है वो रीजनल मैटर है, और लिस्ट थ्री में नेशनल प्लस रीजनल दोनों मैटर हैं। लिस्ट वन में टोटल कितनी बातें लिखी हुई हैं, ऐसे करके वहाँ पे टोटल 97, यानी कि 97 एंट्रीज, यानी कि 97 बातें लिखी हैं जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। लिस्ट टू में टोटल 66 एंट्रीज हैं, यानी कि 66 बातें लिखी हैं जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकता है। और यहाँ पे टोटल कितने, 47 एंट्रीज, 47 बातें लिखी हुई जिस पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों लॉ बना सकते हैं। तो 97 एंट्रीज में जो एंट्री नंबर 82 है, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम, इसी एंट्री को यूज़ करके पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया, इनकम टैक्स एक्ट, आपका इनकम टैक्स एक्ट। इसी प्रोविजन को यूज़ करके पार्लियामेंट ने लॉ बनाया जो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है, एंट्री नंबर 82। वैसे और भी उसमें एंट्री से एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवे, सीआईडी, एयरफोर्स, तो काफ़ी सारी एंट्रीज है, सारी बातें लिखी हुई हैं, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम पर, एग्रीकल्चर इनकम पर लॉ बनाने की पावर किसके पास, किसमें है, स्टेट लिस्ट में, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है एग्रीकल्चर इनकम पर लॉ बनाने की। इसलिए टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि पार्लियामेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लॉ नहीं बना सकता है। मोदी जी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर लॉ नहीं बना सकते हैं। पुलिस, वाटर सप्लाईज, कैनल, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, आपने देखा होगा किसी किसी स्टेट में गैम्बलिंग कोई गुनाह नहीं होता, किसी किसी स्टेट में गुनाह होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने क्या लॉ बना रखा है। तो लिस्ट वन में कितने मैटर हैं, 97 एंट्रीज, यहाँ पे 66, यहाँ पे 47। यहाँ पे कौन सी बातें आती हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, इलेक्ट्रिसिटी, बॉयलर, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन। देखिए, यहाँ पे जो भी ये बातें लिखी हुई है, यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों लोग बना सकते हैं, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा होगी। मान लीजिए इस मैटर पर पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया, स्टेट असेंबली में लॉ बना, लेकिन कहीं जाके किसी बात पर क्लैश आता है, ठीक, दोनों ने लॉ बना रखा है, तो किसका प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा। भले दोनों लोग इस पर बना सकते हैं, लेकिन प्रिवेल किसका करेगा, सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट। देखिए, प्लस लिस्ट वन में कोई ऐसी बात जो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे 97 एंट्रीज में टोटल है, लेकिन 97 एंट्रीज में क्या लिखा हुआ है, इस लास्ट एंट्री में लिस्ट वन की ये लिखा हुआ है, एनी अदर मैटर नोट इन लिस्ट टू लिस्ट थ्री, यानी कि जो बातें लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री में नहीं है उस पर लिस्ट वन का एंट्री नंबर 97 कहता है कि पार्लियामेंट आप लॉ बना सकते हैं। तो जो बातें लिस्ट टू थ्री में नहीं है उस पर लिस्ट वन का एंट्री नंबर 97 कहता है पार्लियामेंट आप लॉ बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि क्या होता है। आर्टिकल 240 पर पावर देता है लॉ बनाने के लिए, 246 के बीच में लड़ाई न हो इसलिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन में करें 246 बनाया, उसमें शेड्यूल 7 बनाया, उसमें लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री बनाया, और पावर डिवाइड कर दिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ बनाने का। आई होप इतना आपको मालूम पड़ गया होगा। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, पार्लियामेंट और स्टेट तुम दोनों लिस्ट यानी कंकरेंट लिस्ट पे मैटर पर कानून बना सकते हो, लेकिन इफ़ क्लैश आया तो पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा। एक बात मैं आपको बोलता तो ये एक्स्ट्रा है, समझ में आई ठीक है, नहीं तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मान लीजिए
कोई ऐसा मैटर है जो लिस्ट 1 में भी है और लिस्ट 2 में भी है, कोई ऐसा मैटर है जो लिस्ट 1 में भी है, लिस्ट 2 में भी है, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? ऑफ कोर्स लिस्ट 1 का, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत बड़ी है। और कोई मान लीजिए एक मैटर है जिसका नाम लेते हैं, मान लीजिए XYZ, वो यहाँ भी है XYZ, तो दोनों ने इसके ऊपर कानून बनाया, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? लिस्ट 1 का XYZ पर जो कानून होगा वो प्रिवेल करेगा, ठीक है, उसको हम वैल्यू देंगे। मान लीजिए कोई मैटर है जो लिस्ट 1 में, जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? लिस्ट 1 का, यानी कि पार्लियामेंट का जो XYZ का कानून वो प्रिवेल करेगा। मान लीजिए कोई मैटर यहाँ XYZ लिस्ट 2 में, XYZ लिस्ट 3 में, तो किसका प्रिवेल करेगा? लिस्ट 3 का प्रिवेल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे बताया था, यहाँ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों लोग बना सकते हैं अगर, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मैटर XYZ, तो जैसे मैंने अगर क्लैश करता है तो कौन प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे कौन सा कानून प्रिवेल करेगा? लिस्ट 3 का। लिस्ट 3 का यानी कि ये दोनों बनाएंगे, दोनों ने किसका ज़्यादा वैल्यू होगा? पार्लियामेंट का। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे भी किसका, एक तरह से पार्लियामेंट का XYZ पर जो कानून होगा वही प्रिवेल करेगा। यहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो बड़ा कौन है? पार्लियामेंट आपका प्रिवेल करेगा। यहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे कनकरेंट लिस्ट, तो जैसे मैंने बताया कनकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर किसका होगा? पार्लियामेंट का। अगर यहाँ पे लिस्ट 2 बोल देते तो कुल मिला के ये जो सुप्रीम है इसकी वैल्यू नहीं रह जाती, तो इसकी वैल्यू देने के लिए पहले हमने लिस्ट 3 का नाम दिया, और लिस्ट 3 में फिर किसका देखा जाएगा? पार्लियामेंट का। तो कुल मिला के यहाँ भी पार्लियामेंट आगे है और यहाँ भी कंकरेंट लिस्ट में यहाँ भी दोनों मिलके बनाएंगे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, यानी कुल मिलाकर पार्लियामेंट ही आगे रहेगा। तो लिस्ट 1 में भी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों में तो लिस्ट 1 का कानून प्रिवेल करेगा, 1-3 में 1 का, 2-3 में 3 का, 3 में भी पार्लियामेंट का ही प्रिवेल करेगा। अब आइए, अब हम बात करते हैं GST के बारे में। GST इंट्रोडक्शन। GST इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 जुलाई 2017, ये डेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। GST कितने टाइप्स के होते हैं? CGST, SGST, UTGST, IGST, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि GST इतने टाइप्स के होते हैं। अगर स्टेट है, अगर विद इन स्टेट सप्लाई, विद इन स्टेट सेल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा? CGST, SGST। विद इन यूनियन टेरिटरी अगर सेल हो रहा है, विद इन यूनियन टेरिटरी, तो वहाँ पे क्या लगेगा? CGST, UTGST। बोल सकते हैं चंडीगढ़ में, ये यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं प्योर यूटी का, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, ये प्योर यूटी है। तो जहाँ पे प्योर यूटी वहाँ पे क्या लगेगा? CGST, UTGST। जो स्टेट है यूपी, वहाँ पे क्या लगेगा? CGST, SGST। सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST मतलब जब हम एक यूनियन टेरिटरी दूसरे यूनियन टेरिटरी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट में, इसमें हम डिटेल में आगे बात करेंगे, एक ओवरव्यू है। तो यहाँ पे लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लीजिए दिल्ली, जैसे कि दिल्ली, विद इन दिल्ली सेल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या रहेगा? आप बोलेंगे यूटी, यानी कि CGST, UTGST, CGST, UTGST। ये नहीं, यहाँ पे भी लगेगा SGST। जैसे कि मैंने बताया दिल्ली एक यूटी है विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसको यूटी ना बोल के हम क्या बोलेंगे? स्टेट मानेंगे। GST में इस यूटी को हम स्टेट मानते हैं। 28 स्टेट है, 8 यूटी है, जिसमें से 3 के पास स्टेट असेंबली है, 5 के पास नहीं है।
जीएसटी में टोटल कितने स्टेट मानेंगे हम? 31 स्टेट हैं। दिल्ली में इंडिया में टोटल कितने स्टेट मानेंगे? 31 स्टेट फॉर जीएसटी पर्पस। तो जिस भी यूटी के पास अपना स्टेट असेंबली है वहाँ पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी लोने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास की, इसके बारे में बात करेंगे। जीएसटी का मैटर कौन से लिस्ट में? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। आपको पता होगा लिस्ट 1 क्या है, लिस्ट 2 क्या है, लिस्ट 3 क्या है। जीएसटी बना कैसे, जीएसटी में चेंज कौन लेकर आता है, जीएसटी देखिए इंडिया पर जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 जुलाई 2017। यहाँ मैंने बताया आपको 1 जुलाई 2017। लेकिन जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ? 8 जुलाई 2017। तो पूरे इंडिया पे इंक्लूडिंग जे एंड कश्मीर 8 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ, और जम्मू कश्मीर को अगर हटा दें तो इंडिया पे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। जैसे मैंने बताया इंडिया मतलब 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरी, लेकिन जीएसटी के लिए 28 + 3 यानी कि 31 स्टेट हैं और कितने? 5 यूनियन टेरिटरी है। तो ये भी यूनियन टेरिटरी, लेकिन जीएसटी इसको स्टेट मानते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। और ये कौन कौन से हैं? पौंडीचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना विधानसभा है। ठीक है, और यहाँ पे इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। तो इंडिया मतलब ये। और देखिए जैसे नीचे हमारे यहाँ पे समुंदर है, यहाँ पे तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ऑल पर्पस के लिए यहाँ पे भी अगर कोई कुछ सेल करता है, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ 12 नॉटिकल माइल तो कुछ भी सेल होता है यहाँ पे, तो वहाँ भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और 12 के बाद जैसे ये डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, जो भी यहाँ पे हमारी लाइन है, यहाँ पे किनारा, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, और इस किनारे से लगभग कितना? 200 नॉटिकल माइल तक फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस इंडिया है। तो जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल है? इंडिया पर। तो 12 नॉटिकल माइल तक हर एक पर्पस के लिए यहाँ पे जीएसटी इंडिया है, और यहाँ पे जीएसटी लगेगा। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स तक इसको भी इंडिया बोलेंगे, लेकिन फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस के लिए इंडिया है। लेकिन यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक हर एक पर्पस के लिए इंडिया। अगर यहाँ तक कुछ भी सेल परचेस होगा तो जीएसटी यहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है अपना मुंबई, यहाँ पे है अपना मान लीजिए गोवा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अपना केरला। तो मान लीजिए कोई इस पानी में सेल करता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि यूटी टू यूटी या स्टेट टू अदर स्टेट, ये 1 यूटी टू अनदर यूटी, 1 यूटी टू अनदर स्टेट, तो वहाँ पे आईजीएसटी लगता है। तो कोई यहाँ पानी में सेल कर रहा है तो क्या लगेगा यहाँ पे, हमें कैसे पता लगेगा? तो ये डिसाइड इस हिसाब से होगा कि जो भी स्टेट है इससे डिफरेंस ऐसे नापेंगे यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक देखा जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कौन सा स्टेट है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कौन सा स्टेट है। तो मान लीजिए ये गोवा है, तो यहाँ से सबसे नज़दीक का जो किनारा ये गोवा स्टेट का है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST SGST। गोवा स्टेट है तो CGST SGST। मान लीजिए यहाँ पे होता अपना जैसे यहाँ पे है अपना पौंडीचेरी है ना, यहाँ पे पौंडीचेरी। देखिए ये है आपका इंडिया का मैप। क्या है ये आपका इंडिया का मैप? ठीक है, लाइट थोड़ी ऑफ कर दी ताकि आपको ये दिखाई पड़े। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे अपना क्या है, पानी है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, पानी पानी है। तो कोई अगर यहाँ पे
ये 12 नॉटिकल माइल मान लीजिए यहाँ तक होते तो यहाँ से एक लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन कर खींच देंगे, और एक 200 नॉटिकल माइल तो वो लाइन मान लीजिए यहाँ तक आ रही है ऐसे ऐसे। तो कोई मतलब यहाँ पे सेल करता है तो यहाँ से नज़दीक कौन है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। देखिए गोवा यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ सेल कर, यहाँ से नज़दीक में कौन है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे क्या लगेगा, CGST SGST, क्योंकि ये स्टेट है। यहाँ पे सेल कर रहा है तो यहाँ से नज़दीक कौन सा है, गोवा, तो यहाँ पे लगेगा CGST SGST, यानी कि सेंट्रल का CGST, गोवा GST, यहाँ पे सेंट्रल का CGST, महाराष्ट्र का GST, यानी कि स्टेट की जगह नाम आ जाएगा फिर यहाँ पे। जैसे SGST है तो एस कौन है, स्टेट, तो स्टेट का नाम क्या है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे CGST महाराष्ट्र GST, CGST गोवा GST। कोई यहाँ पे सेल कर रहा है तो CGST कर्नाटका GST, यानी कि SGST। ठीक, वैसे ऐसे करके देखा जाएगा। कोई मान लीजिए यहाँ पे ये ये पुडुचेरी और ये तमिलनाडु, यहाँ पे कोई यहाँ पे सेल कर रहा है तो कौन सा नज़दीक है, तमिलनाडु, तो CGST तमिलनाडु का SGST पुडुचेरी। पुडुचेरी यानी कि जिसको हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं। देखिए पुडुचेरी पौंडीचेरी के बारे में आपको एक बात बताता हूँ मैं। पुडुचेरी, पुडुचेरी क्या है, यूनियन टेरिटरी। आई होप आप इनको जानते होंगे, किरण बेदी को, फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर IPS। ये कौन है, ये देखिए ये कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। मैंने क्या बताया था, यूटी में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नोट कीजिए यहाँ पे पुडुचेरी में उनका है लेफ्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे। ठीक, पुडुचेरी में उनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे कि मैंने वो बताया 12 नॉटिकल माइल्स चेक करेंगे, जिस भी स्टेट के पास में होगा, अगर वो स्टेट है तो वहाँ पे CGST GST लगेगा, अगर वो UT GST है तो वहाँ पे CGST UT GST लगेगा। जैसे पौंडीचेरी, जैसे पौंडीचेरी ये क्या है, ये UT GST है, लेकिन यहाँ पे इनका अपना क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वो यहाँ पे सेल कर रहा है तो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर यहाँ पे क्या लगेगा, CGST प्लस SGST। वो UT GST जहाँ पे उनका स्टेट असेंबली की विधानसभा है, वहाँ उनका अपना CM है, वहाँ पे UT GST नहीं लगेगा। और GST के पर्पज़ के लिए 28+3 ऐसे, यानी कि 21 स्टेट हैं और 5 यूनियन टेरिटरीज। 3 यूनियन टेरिटरीज में जहाँ पे विधानसभा, वहाँ को उनको GST जो है वो स्टेट मानता है। जैसे मैंने आपको मैप पे दिखाया था समझाने के लिए, यहाँ पे ये ये जैसे अंडमान निकोबार है, कोई यहाँ पे सेल करेगा तो CGST अंडमान एंड निकोबार GST, यानी कि CGST UT GST लगेगा। यहाँ पे UT क्या है ये, तो इसका नाम आ जाएगा। लेकिन कोई अगर यहाँ पे सेल करता है गोवा के पास तो CGST SGST, क्योंकि गोवा स्टेट है। यहाँ पे सेल करता है कौन सा नज़दीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र, तो यहाँ पे CGST SGST, कौन सा SGST, महाराष्ट्र SGST। यहाँ पे कौन सा SGST, गोवा SGST। यहाँ पे सेल करेगा तो कर्नाटका GST। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स तक कुछ भी पर्पज़ के लिए सेल होता है तो उस पर GST लग जाएगा। फिर ये चेक करेंगे जहाँ पे सेल हुआ है 12 नॉटिकल माइल के अंदर, वहाँ से कौन सा स्टेट नज़दीक है, गोवा या कर्नाटका, जो नज़दीक होगा वो GST
लग जाएगा। फिर यहाँ पे है अपना, यहाँ पे है पुडुचेरी, ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे क्या लगेगा, SGST। ये है तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु का CGST नहीं, यहाँ पे CGST प्लस तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु का SGST लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे काम करता है। आइए पुडुचेरी के बारे में एक बात बताता हूँ आपको। इनको आप जानते होंगे, किरण बेदी जी। कौन है ये, फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया। ये कौन है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे बताया था यूटी में कौन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्टेट में कौन होता है, गवर्नर। तो ये कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी 2016 से लेके 21 में। 2016 से पहले क्या करती थी, 2016, यहाँ पे आप इनको दे सकते हैं, क्या बारे में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या क्या पोस्ट कहाँ कहाँ पे क्या क्या किया है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटिक्स, देखिए एक बार पॉलिटिक्स में भी आई थी। दिल्ली विद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर 14। देखिए 2014-15 में जो इलेक्शन हुआ था दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी थे, उनका जो CM का फेस थे वो थे अरविंद केजरीवाल जी। और जो BJP पार्टी की जो CM की फेस थी वो थी किरण बेदी जी, BJP पार्टी की। लेकिन ज़्यादा वोट उनको मिले थे आप पार्टी को। आफ्टर मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर, बेदी स्टेटेड शी रोड कैंडिडेट, शी वॉज BJP चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इन 2015 दिल्ली असेंबली इलेक्शन in which Arvind Kejriwal आप CM candidate, she lost the election of कृष्णनगर constituency। तो ये क्या हुआ था, जो जैसे मान लीजिए 70 सीट्स थी MLA की दिल्ली विधानसभा में, तो ज़्यादा सीट्स आम आदमी पार्टी की MLA जीते थे, इसलिए आम आदमी पार्टी के CM बने। और BJP पार्टी के MLA इतने नहीं जीते थे, 70 में से आधे से कम थे, इसलिए ये जो है वो CM नहीं बन पाई थी। तो इनको फिर बाद में उन्होंने ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी बन गई। 2015 के बाद ही शायद बनी है, डेट दे लेते हैं, हाँ 2016 से 21, यानी कि 5 साल के लिए ये अपॉइंट हुई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना GST के बारे में। हर एक बात GST के बारे में समझेंगे, जानेंगे, GST कैसे आया, कौन लाया, सब कुछ। अब हमारा बेसिक लेक्चर ख़त्म हो चुका है। अब आपको GST के बारे में जो भी बताएंगे वो सब आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एक्ट होता है उसमें सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज होता है। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आर्टिकल प्लस शेड्यूल्स। आर्टिकल आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 246। यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, ये देखिए आर्टिकल 246 जो मैटर को डिवाइड करता है, आर्टिकल 245 जो इनको पावर देता है लॉ बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है आर्टिकल प्लस शेड्यूल्स, और सेबी में क्या होता है, रेगुलेशन। तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, तो जो GST है, जो GST है वो पूरे इंडिया पे 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पर 8 जुलाई 2017 से। तो पूरे इंडिया पे कह सकते हैं कि 8 जुलाई 2017 से। तो इफ़ कोई एक्ट पार्लियामेंट बनाता है तो एप्लीकेबल टू वोल ऑफ इंडिया, बट JNK का तभी लगेगा जब वहाँ की सरकार हाँ कहे। तो वहाँ की सरकार ने 8 जुलाई 2017 को कहा था, क्योंकि पहले ये एक स्टेट था, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इसको क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी
बना देंगे। तो इंडिया का कोई भी JNK ज़मीन नहीं कर सकता, ऐसा इसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के हिसाब से। वहाँ से कोई शादी नहीं कर सकता, वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं ले सकता, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस थी जो आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से क्या बना दिया, स्टेट से इसको बना दिया यूनियन टेरिटरी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर सकते हैं GST के बारे में। GST कौन लाया, कैसे लाया, कब आया, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब हमारा लेक्चर जो 1 स्टार्ट होगा फिर से। ये तो बेसिक था, बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 लेक्चर। अब लेक्चर 01 जो हमारा लेक्चर 4 होगा, यहाँ से हम GST क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट, और ऐसे ही आपको समझ में आता रहेगा। आप खाली बस देखते रहें और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। कोई भी चीज़ को समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।